अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से। जैसा कि बाकी के प्रोग्राम्स में भी हम कॉन्स्टेंटली इकोनॉमी पर बात करते आए हैं, जो डॉलर की प्राइसेस हैं और फिर साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो एक अहम मौजू आज के प्रोग्राम में होगा वो तमाम तरह अपोजिशन पार्टीज़ का एक साथ इकट्ठा होना और एक गठजोड़ बनाना। इस पर हम बात करेंगे कि कल जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे को करप्ट और चोर कहती थी और आज वो बहुत ही मजबूत अपना एलाय फॉर्म कर चुकी है। कहते हैं कि ईद के बाद हम बहुत सख्त ऑपोजिशन जो है एक फॉर्म होके दिखाएंगे और बहुत कड़ी तनकीद करेंगे। हम ओवरऑल हुकूमत के ऊपर हम मार्च करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आ चुका है पीपल्स पार्टी, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के अलावा PMLN से भी। इस पर हम डिटेल बात करेंगे। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतर तरीन कोई भी आदमी इस वक्त मौजूद नहीं है। और इसके अलावा KCR के हवाले से भी उन्होंने बात की कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है और 15 दिन के अंदर अंदर इसको जो है काफ़ी आगे प्रोसीड कर लिया जाएगा और इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर कि कराची में जो तिब्बी अमराज का इदारा है उसका क्या हाल हो चुका है। कुछ दिन पहले मैंने पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की क्योंकि वो कहते हैं कि जो हेल्थ का सिस्टम इन्होंने सिंध में मजबूत किया हुआ है। तो मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया उस पर उन्होंने यही कहा कि हमारे जो इदारे हैं बगैर फंड्स के हम लोग ओवरऑल सिंध की जो एक फंडिंग है उससे चला रहे हैं, कोई NGOs इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि तिब्बी अमराज का कराची का जो एक अस्पताल है वो कैसे जो है बहुत बुरे हाल में इस वक्त है और क्या हाल हो रहा है, क्या सिनेरियो, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तहसीन आबदी साहिबा, रहनुमा MKM पाकिस्तान। आप दोनों को फॉर्मली वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। और कॉल पे भी हम दूसरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को लेंगे। आगाज़ करूँगी तहसीन आपसे, जानना चाहूँगी आपसे कि कल जो है तमाम तरह हम देख रहे थे कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, तनकीद करना, एक दूसरे को चोर कहना, लेकिन आज सब एक ही प्लेटफॉर्म पर साथ हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी। साथ ही साथ मौलाना साहब भी जो हैं काफ़ी जो है उनकी एक ओवरऑल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सियासी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, इसको कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में ही कहा कि जिस तरह एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से लान तान किए जा रहे थे, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती थी या अगर एक की गवर्नमेंट होती थी दूसरा अपोजिशन में होता था तो वो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। जरदारी साहब को PMLN वाले जो कहते थे जरदारी साहब एक बीमारी हैं और आज वो एक सियासी इमाम बन चुके हैं उनके, और जो उनकी सरबराही कर रहे हैं वो तो मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं है। मौलाना साहब जो हैं वो तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। इस चीज़ की तकलीफ तो नहीं है कि आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि मौलाना साहब हो ही ना, लेकिन अब वो नुमाइंदे ही नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे। क्या इस चीज़ की तकलीफ तो नहीं है? पूरी देखिए, अगर कुरान की सूरह मुनाफिकून पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें तो वो पाकिस्तान के सियासतदानों पे फिट आता है बिल्कुल। अच्छा। मतलब आपको हुकूमत चाहिए होती है तो आप एक दूसरे पे कोई हद नहीं छोड़ते, कोई अखलाकियात नहीं छोड़ते, आप इतनी वैल्यूज डाउन कर लेते, इतना मॉरल डाउन कर लेते हैं। क्या नैरेटिव है, क्या वो इससे मुख्तलिफ है? देखिए, मैं जो बात कह रही हूँ कि जैसे कल बिलावल साहब ने बात की या मरियम नवाज़ ने बात की कि हम अवामी इश्यूज़ पे निकले हैं, हम जो है इशू बेस्ड सियासत करने निकले हैं, लेकिन सिवाय अब्बू बचाओ मुहिम के मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप इनको NRO दे दें, दोनों में से किसी को, जरदारी साहब के केसेस खत्म कर दें, नवाज शरीफ नहीं, उन्होंने यही बात की बिलावल साहब ने भी कि जो महंगाई हो गई है, जो हमारी इकॉनमी जो शॉर्टफॉल का शिकार कर रही है, एग्जैक्टली, और बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं। अभी इनको NRO दे दें, आप देखिएगा कि रमज़ान के बाद ये रुकते नहीं रुकते बेचारे। जो मौलाना साहब है मुझे लग रहा है वो अकेले ही खड़े होंगे। हमारे जरदारी साहब के केसेस खत्म कर दें आप, तो वो भी अभी जो केसेस है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के हैं। मौलाना साहब तो अकेले इस वक्त खड़े, जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर इस तहरीक में कोई इंसान खड़ा है तो वो मौलाना साहब खड़े हैं, क्योंकि इट्स बीन आई थिंक वो चाह रहे थे कि अपोजिशन को साथ लेके चलें, वो इमरान खान की गवर्नमेंट को पहले ऐसा हुआ है कभी इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखी आपने? देखिए, वो है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो तमाम लोग अब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं कि इकट्ठे होकर अगर करेंगे तो शायद, लेकिन मुझे इसमें कोई इतनी जान नजर नहीं आ रही है। अगर आप इलेक्शन के बाद रमज़ान के बाद निकलते भी हैं आप, और अगर आपके साथ कोई डील हो जाती है तो मुझे जो मौलाना साहब हैं वो अकेले ही नज़र आ रहे हैं खड़े। ठीक है, आपको अकेले नज़र आ रहे हैं। और बेग साहब, आपको क्या लगता है ये सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे, दोबारा आपसे भी वही सवाल करूंगी, PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाती आई है और अब उन एक्यूजेशंस को भूल कर इफ्तार पार्टी पे इतनी बड़ी और जॉइंट पूरे एक इफ्तार पार्टी होना, एक साथ बैठना, उस पर एक ही नैरेटिव पेश करना बार बार, तो अब तो बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव दिखाई दे रहा है।
देखिए अलवीना, सबसे पहले तो हमें ये जहन में रखना होगा कि ये जो आप सब एक टेबल पे बैठे हैं, ये अफ्तार पार्टी जो आप कल नाम ले रही हैं, अफ्तार पार्टी में जमा हुए हैं, इसका मौका पीटीआई की हुकूमत ने खुद फराहम किया है। अच्छा। इस वक्त जो महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, जो रोज़ डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और रुपये को तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा है। आज 150 से ऊपर इंटर बैंक जो बैंकों के रेट होते हैं उसमें चले गए और ओपन मार्केट में 152 का चला गया। सर, ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये तमाम तर जो ये सिनेरियो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल किया जा रहा था। इसाक डार साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को। इसाक डार ने जब किया था 98 या 102 के ऊपर जो रखा था ना सर, उसको रिलीज किया तो मुझे जरा समझाने दी, तो वो फिर नतवा साहब ने आके खुद ही रियलाइज करा कि गलत पॉलिसी, उन्होंने उसको ईज किया था तो 124 पे डॉलर आ गया था। लेकिन वो तो बहुत कम टेन्योर रह गया था ना मिफ्ता साहब का। अब पिछले 9 महीने में 20% रुपीज मजीद डिवैल्यू हुए, एक साल में 35% डिवैल्यू हुआ है और इस हुकूमत के 9 महीने में 20% से ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है। तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इसके फैक्टर्स एक तो ये हो सकते हैं कि आपके रुपए के ऊपर जो है स्ट्रेंथ नहीं है, आपके रिजर्व जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। जब रिजर्व्स गिरेंगे तो रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा। अच्छा। आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे इसलिए रिजर्व्स नहीं बढ़ रहा है। आपने 35% एक साल में डिवैल्यूएशन और 20% 9 महीने में करा कि एक्सपोर्ट जंप करेंगी, लेकिन रॉन्ग मेडिसिन एंटीबायोटिक ने काम नहीं करा, एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय वहीं के वहीं खड़ी है बल्कि कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ मिस गवर्नेंस में आती है। अच्छा। आप एक तो ये देखें ना कि आपको बैलेंस शीट तो पता थी जब आपने हुकूमत बनाई, और आपको ये भी पता था कि करंट अकाउंट खसारा कितना है, तिजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट कितना है, हमारा इन्फ्लेशन कितना है, रिजर्व्स कितने, कितनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, हमने 3 महीने में कितनी, 6 महीने में कितनी, 9 महीने में कितने, साल में देनी, हर चीज़ आपके पास थी। इसके लिए एक मजबूत कोई कंप्रिहेंसिव रोड मैप, कोई पॉलिसीज नहीं बना सके, एडॉक मेजर्स लिए, टीमें बदलते रहे, एक टीम ने कुछ पॉलिसी इख्तियार की, दूसरी टीम जो आई वो इख्तियार की। IMF का मसला लिंगर ऑन करके इतने महीने करते रहे और उस अरसे में उनकी बातें भी मानते रहे। आज ये हुआ है कि IMF ने जो शराइत लगाए हैं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, 20 साल से इकोनॉमिक कॉलम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात बतला सकता हूँ कि रुपये को अगर फ्री फ्लोट आप करेंगे, जो IMF से मुआहदे में आपने एग्री किया है, तो रुपये के पैर में ताकत नहीं है, रुपये स्लाइड मजीद होगा और महंगाई का तूफान ये बता दें कि आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल कैसे किया जाता है? आर्टिफिशियली तो जो उसमें गेन आना था वो तो आ चुका है ना, वो तो अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस अब नहीं फेस करने पड़ रहे? कॉन्सिक्वेंसेस एक आ गए, लेकिन जो अभी जो दूसरी चीजें हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लीजिए, स्टॉक आज फिर गिरा है 32,000। स्टॉक एक्सचेंज की जो बुरी परफॉर्मेंस है, क्या वो सिर्फ इसलिए होती है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करते? इन्वेस्टर जो है वो सरमायाकारी नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी सरमायाकारी को निकाल रहा है कि आज मैंने डॉलर बाहर मंगाया। तो कुछ लोगों का भी सही, इन्वेस्टर्स का भी एक मैंने तो आज आपके प्रोग्राम में, पता नहीं टॉपिक दोबारा यहाँ पे आएगा कि नहीं, एक मैसेज है मेरा कि खुदारा सब इस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन सूरत हाल से, कल हम इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, फेडरेशन का बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, मैं भी उसमें हूँ। खुदारा डॉलर के पीछे मत भागे, डॉलर को आप चीज नहीं कर सकेंगे, आप महंगा इतना डॉलर 150, आप डॉलर को छोड़ें, रुपये को खरीदें, डॉलर को मार्केट में फेंक के तो देखें, इस मुल्क के लिए कम से कम 1 महीना करके देख लें। यही चीज अलवीना हुई थी तुर्की में, लेरा जो है ना वो टूटता गया था। याद है आपको? पुरानी बात भी नहीं है। नहीं है। अर्दोगान साहब ने एक बात कही थी, बाहर आई थी, उसने कहा था ये डॉलर मैं जला रहा हूँ, आप भी जलाएं, लेरा खरीदें। सर लगता है आपको जो आज आपने बात लीडरशिप वाली बात, हाँ ये तो करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैसों को हम समझेंगे यार कल आज लेंगे तो $1 लाख आ जाएंगे, कल मैं यही पैसों से लूंगा तो $90,000 आएंगे, आज ले लो। मेरा यही है कि इस कौम के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, खुदारा आप डॉलर के पीछे भागते जाएंगे, ऊपर चढ़ता जाएगा, आप उसको चीज ना करें। आप डॉलर तो मुआहदा हो सकता है कोई, जिस तरह बातें चल रही है, नहीं होता। ये लोग तो अपने क्यों बढ़ रहा है डॉलर? क्योंकि मार्केट में टूटे पड़ रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी अपनी करेंसी पे फेथ नहीं है। वो खुदारा अपनी करेंसी पे फेथ कर लें, डॉलर को चेज करना छोड़ दें, वो जितना कदम ऊपर जाएगा उतने गुना महंगाई बढ़ रही है। आप गरीब आदमी को मार देंगे, खुदकुशियां मासेस वाली होंगी। लिहाजा
हम इस वक्त किसी को ब्लेम वगैरह नहीं दे रहे जी। हैं। हम तो कल भी जा रहे हैं इस्लामाबाद में बजट के लिए, वहाँ पे हम यही बात कर आएंगे कि बिजनेस कमेटी ताउन करना चाहती है इन चैलेंजेस में, इन सख्त वक्त में। लेकिन लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा डॉलर के पीछे अब भागना बंद कर दें, चेस करना बंद कर दें और रुपये को दोबारा जानूंगी। फेडरेशन का जो आपका एक कल का जो एक टूर है उसके हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करूंगी। यहाँ पे तहसीन से जानना चाहूंगी। तहसीन, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हम इनको नहीं गिरा रहे, हुकूमत जो है खुद गिर जाएगी। जब वो ये बार बार सब ऑपोजिशन का ये टेक आ रहा है तो फिर आखिर क्यों सब इकट्ठा हो रहे हैं और फिर पॉलिसीज बना रहे हैं कि कैसे हमने ईद के बाद प्रोटेस्ट करना है इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट? देखिए, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये अदालतों को प्रेशर में लेना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर हम नवाज की बात करें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब पहले भी अदालतों पे हमला कर चुके हैं। उनके खिलाफ एक केस भी जो है वो फाइल्ड है कि जब उन्होंने अटैक किया था उनके कारकुनों ने अदालत में। एग्जैक्टली, तो उन पर केस फाइल्ड है। तो ये शायद अदालतों को प्रेशर में लेना चाह रहे हैं कि हम रोड्स पे आ जाएंगे और हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी। हालांकि जो नज़र आ रहा है वो इनके कारकुनान भी इस्लामाबाद में इस तरह जो सिट इन ये धरना करने जा रहे हैं, इनके ये पीपल्स पार्टी के नज़र नहीं आ रहा कि के कारकुनान इस तरह निकल पाएंगे। वही अगेन मैं कहूंगी कि मौलाना साहब अपने मदरसों के बच्चे ले आए तो ले आए उन सड़कों पे। इसके अलावा मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई भी आएगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप इतनी वीक हो चुकी है। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, देखिए आप मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रेटजीज बनाने का सोच रहे हैं। आपको एक जो है मेजॉरिटी चाहिए होती है, आपको कुछ शो करना होता है, एग्जिस्टेंस चाहिए। कैसे शो करेंगे एग्जिस्टेंस? देखिए, इन दोनों के पास तो मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अपने कारकुनान को लेके आ जाएं इस्लामाबाद तक। जो इनकी पोजीशन चल रही है, लोग चारों तरफ से जो है केसेस में घिरे में। तो सिर्फ मुझे मौलाना साहब से उम्मीद है कि उनके मदरसों के बच्चे बेचारे, क्योंकि वो जिस तरह वो उनको फीड कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनके अपने जहन तो बेचारे इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको ही लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह के जो ये गलत बयानी कर रहे हैं, मुसलसल आवाम का कंधा यूज़ कर रहे हैं कि जी हम लोगों के लिए निकलना है, लोगों के लिए निकलना होता तो बहुत पहले निकल चुके होते। आप सिर्फ अपने केसेस की वजह से निकल रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को बचाने की वजह से निकल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का पास्ट में, आप बहुत पुरानी बात नहीं, आप 6-7 महीने पहले की दोनों की स्टेटमेंट देख लें। शहबाज शरीफ साहब कहते थे नवाज शरीफ का पेट काट के मैं पैसा निकाल लूंगा, करप्शन का पैसा। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि वो चोर है, और बिलावल के लिए वो जिस तरह की लैंग्वेज थी, इतनी जल्दी मतलब क्या आपका ब्रेन वॉश हो गया है या आपका दूसरा कोई जन्म हो गया है, क्या हो गया है? क्या वो तमाम, फिर आप कहते हैं, मरियम नवाज ने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करे। जब PMLN की या पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, क्या नवाज शरीफ साहब ने उनको धमकियां नहीं दी? क्या वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में नहीं गए कि इनकी गवर्नमेंट को गिरना चाहिए करप्शन के? या फिर बिलावल ने या जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराने की बात नहीं की? अब आपको तमाम चीज़ें याद आ रही है, तो आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि सब कुछ भूल चुके। आप भूल सकते हैं, लेकिन आवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, जिनको बना लिया आपने बहुत 40 साल से 45 साल से बेवकूफ़। लेकिन अब आवाम जो हैं वो बड़े जो हैं प्रोवोक हो चुके हैं, वो इतने सारे आप लोगों के टेन्योर देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बातों में। ठीक है तहसीन, मैं आपसे ब्रेक के बाद जानूंगी कि ऑपोजिशन का जो ये एक स्टांस है, एक इकट्ठे होना और बार बार अनाउंस करना कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है हम एहतजाज करेंगे, क्या आपको लगता है कि इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे? और क्या हुकूमत के ऊपर इसका वाकई प्रेशर स्टार्ट हो चुका है या नहीं? जानूंगी मैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे ओवरऑल कुछ इकॉनमी के हवाले से। बेग साहब ने जैसे हमें बताया कि हम सबको डॉलर लेने से जो है गुरेज करना चाहिए। अगर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट प्यारा है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं प्यारा, तो हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें हुकूमत के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी होगी, हमें अपना भी कोई स्टांस या कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ताकि हम लोग कर्जा अदा कर सकें और अपना किरदार अदा कर सकें, और तमाम तर जो हमारी वो स्ट्रैटेजी है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। मैं एक सवाल छोड़कर गई थी तहसीन से कि आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं इनको गिराने की, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, तो फिर आखिर क्या जवाब बनता है इकट्ठे बैठने का और मौलाना साहब से सियासी ट्रेनिंग लेने का? जी तहसीन साहिबा। देखिए, मरियम नवाज का, अगर आप जब तक नवाज शरीफ साहब बेल पे थे, आप उनका ट्विटर अकाउंट चेक कीजिएगा कि बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो बड़ी होपफुल थी कि जी अब्बा जी को NRO मिल जाएगा और बड़ी स्मूथली चीज़ें सेटल हो जाएंगी, डील हो जाएगी। जब उनकी बेल जिस दिन ख़त्म हुई है, जिस दिन वो जेल गए हैं, उसके रात से या सुबह से उनका अकाउंट बड़ा एक्टिव हो गया। उससे पहले उनको तमाम चीजें बड़ी सही नजर आ रही थी। जब वो क्राइसिस में थी तब भी उनका बड़ा खामोश था ट्विटर। एग्जैक्टली, वो पता नहीं वो किस कौन सी डील का इंतजार कर रही थी। NRO का ही डेफिनेटली उनका इंतजार था। लेकिन अब आके वो जिस तरह, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी कल उनकी जो इफ्तार पार्टी देख के आ रही थी कि कहाँ
किस नहज पे आ गई है सियासत कि मतलब आप में नजर का भी कुछ नहीं रहा कि आप पिक्चर्स का क्या वो माजरा है, मतलब वो जो आप में इतनी थोड़ा discuss हो सा रही है। डिफरेंस आता है, आपकी वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, आप कहाँ कहाँ की बातें लेके आ जाते हैं, मतलब कोई ऐसा अल्फाज नहीं होता जो आप यूज ना करें। और आज आप दोनों इकट्ठे मिलके बात कर रही हैं और जो पार्टीज हैं वो मिलके बात कर रही हैं, तो आप उस गवर्नमेंट की, ठीक है गवर्नमेंट की एमएलएन weakness की है। लीडरशिप को कैसे देखती हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा को आगे पोर्ट्रे किया जा रहा है और उनको लीडर दिखाया जा रहा है, या हमजा शहबाज का भी कहीं पे कोई जगह नहीं, होगी? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने बाद में की, या इफ्तार पार्टी की जो पिक्चर्स आई हैं जिस तरह हमजा नवाज कोने पे बैठे हुए थे, उससे तमाम चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। पिक्चर बहुत उससे पहले हमें लग रहा था स्टांस कि भी जब हमजा का वो खुद बता रही है कि हमजा ये उन्होंने सोचते हैं। बल्कि बिलावल से गले भी मिलवाया है, थोड़ा सा धक्का दे के, वो भी अगर आपने देखा होगा। तो वो पहले जब नवाज शरीफ साहब जेल गए थे, लग रहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी गई। आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर गए, उनके केसेस खुलने लगे तो उनकी जिम्मेदारियां भी कम होती चली गई। तो अब तमाम लोग जो कुछ लोग जो उनके ब्लॉक में चल रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, सबसे ज़रूरी है जहाँ ये जुमला ख़त्म होता है जी। वहाँ दूसरा जुमला शुरू होता है कि ये मौका इस रूलिंग हुकूमत ने दिया कि वो सब अपोजिशन आज अगर महंगाई इतनी नहीं लेकिन बेग साहब होती आज से पहले भी तो तमाम सर पहले भी खड़े हुए गवर्नमेंट के खिलाफ, सर गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा और जहाँ आप खड़े कह रहे थे कि ये लोगों को निकाल पाएंगे नहीं पा रहे, उनके जो लोग हैं वो तो हैं ही हैं। मासेस भी तंग आके आएंगे कि किस हद तक बिजली, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर हफ्ते बढ़ रही हैं। ठीक है डॉलर। बेग साहब यहाँ पे हमें कॉल पे ज्वाइन किया है, हमें मोहम्मद अली अजीज साहब ने, एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका टेक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली अजीज साहब, सुन रहे हैं आप हमें? दोबारा कॉल पे लेते हैं उनको। जी बेग साहब, जब तक मैं आपसे थोड़ी देर पहले हमारी इकोनॉमी के ऊपर ही बात हो रही थी ओवरऑल, और डॉलर के ऊपर भी आपने बात की, डिटेल इकोनॉमी इन्फ्लेशन के ऊपर बात की। फेडरेशन के हवाले से आप कह रहे हैं कि एफपीसीसीआई का पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है कल, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो किस हवाले से आप बात करेंगे? क्या आप एज अ बिजनेसमैन बात करेंगे या एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स मैं फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुल्क की इकोनॉमी के लिए आप, हम मुल्क की इकोनॉमी के लिए जा रहे हैं। हमने बजट प्रपोजल दिया है कि जो अब आने वाले वक्त में बजट आने वाला है उसमें क्या इक़दाम लें ताकि ये जो स्लाइडिंग है, जीडीपी ग्रोथ 2% कम की बात कर रहे हैं, मार्कअप रेट आज 12.25% हो गया है स्टेट बैंक का। ये जो आपकी डेलीगेशन जा रही है, ये आपने खुद एफपीसीसीआई ने, आप लोगों ने नहीं, हमें बुलाया है, कॉल किया है, वजीर तिजारत ने हमें बुलाया है, चेयरमैन एफबीआर, हाईएस्ट लेवल पे हमारी मीटिंग है। हम 3 आदमी कराची से जा रहे हैं तो फेडरेशन के हाईएस्ट लेवल पे। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो अपना किरदार अदा करेंगे कि इन चैलेंजेस में, इन सख्त हालात में हम हुकूमत पे प्रेशर नहीं डालते हैं। हम कहते हैं हम ताउन करेंगे आपके साथ, हम वक्त भी आपको दे रहे हैं, लेकिन हमें एतमाद में लेके आप एक रोड मैप तो बताएं कि किस तरह से आप हैंडल करना चाहते हैं करेंसी का फॉल, किस तरह से आप हैंडल करना चाहते हैं रिजर्व्स की बात, तिजारती खजाना कैसे हम मजीद कम, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ें। हमारे रिफंड्स आपने रोके हुए 350 अरब रुपए के 3-3.5 साल से वो नहीं दिए गए, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल बिल्कुल चोक हो गया है। तो ये सब बातें उनको बतला के पूरे बजट में IMF ने भी ये कहा आपकी जीडीपी ग्रोथ कम होगी, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और एशियन डेवलपमेंट, जब सब कह रहे हैं कि 2% 2.5% कम होगी, यानी पहले पिछले साल 5.5% थी, अब 3% पे आ जाएगी, तो इस बजट में कुछ इकदाम खुदा के वास्ते पे लें कि सनतकारी हो, जॉब्स हो, एक्सपोर्ट बढ़े। नहीं तो उन सब की बातों के हिसाब से 1% जीडीपी जब कम होती है ना तो 3.5 लाख जॉब्स कम हो जाती हैं। 2% जीडीपी जो सब, और IMF ने भी शर्त लगाई है, कम होगी, 7 लाख जॉब कम होगी। तो एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं 1 करोड़ जॉब देने की, ये तो जो चीज़ें सामने आ रही है 7 लाख जॉब्स कम हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी, ये तमाम जो आप डेलीगेशन में जाके बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि इसकी एग्जीक्यूशन कितनी पॉसिबल होगी? क्या ये एक इजी प्रोसेस होगा या बहुत सारे हर्डल्स की वजह से इसको भी इतना गौर फिक्र नहीं इस पे होगा? रज़ाक दाऊद साहब वगैरह के साथ बैठ रहे हैं, लंबी मैराथन सेशंस है, कल सुबह कैबिनेट की मीटिंग है। हम कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद, हमें पता है कंस्ट्रेंट ज़्यादा है, हमें ये भी पता है कि हाथ बंधे हुए हैं IMF की वजह से जी, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ बैठ के हैंड इन हैंड उनको बतलाना चाहती है, क्योंकि हमारा तो सुबह दोपहर शाम ये काम है कि ये चीज़ें करें आने वाले बजट में, तो
हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमी का तो कुछ पट्टा बैठ गया है। ठीक है। एक फाइल जो है कराची से पेशावर तक मूव नहीं हो रही है, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में ठीक है। नई जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है बल्कि कम हो रही हैं। डॉलर हाथ लगाने के काबिल नहीं है। मैं जब इंपोर्ट कोई करता हूँ प्लांट मशीनरी तो 4 महीने के बाद मुझे पता नहीं है हमें दोबारा से कि ज्वाइन कितने में डॉलर मुझे लेना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू करूंगी आपसे यहीं से, लेकिन हमें यहाँ पे कॉल पे ज्वाइन किया है मोहम्मद अली अजीज साहब ने, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अली साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारा सिनेरियो है, एक गठजोड़ फॉर्म हुआ है ऑपोजिशन का और बहुत स्ट्रॉन्ग गठजोड़ फॉर्म हुआ है। वो कहते हैं कि ईद के बाद आपके खिलाफ निकलेंगे, वो इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट प्रोटेस्ट करेंगे और आपके खिलाफ आएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा? किस चीज का प्रेशर आएगा मुझे बताएं। पहली बात तो ये ऑपोजिशन का प्रेशर आएगा आपको कि वो अगर आपको करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये टेक आ रहा है कि ये इस किस्म की ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स से हम नहीं डरेंगे और किसी भी किस्म की फेवर जो है ऑपोजिशन को नहीं मिलेगी। मुझे समझ नहीं आती, क्या चोर भी कभी प्रेशर ला सकता है? अच्छा, मुझे ये बताएं पहले आप। और इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये जो ऑपोजिशन में PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को चोर कहा करती थी, आज एक साथ बैठी हुई है। पहले आप पिछला सारा इन दोनों पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ठीक है, और इनके साथ जो जो बैठे हुए थे उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो सबको पता है। फिर ये एक बड़ा बहुत ही कल एक मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा जोक है ये कि ये सारे बैठ गए और ये कह रहे हैं कि जी हम लेकर आएंगे ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। ये कैसे चलाएंगे? अच्छा, चलिए बात करते हैं इनसाइड द पार्लियामेंट प्रोटेस्ट। अली साहब, इनसाइड द पार्लियामेंट प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? जब तक पार्लियामेंट में ठीक से बात नहीं होगी तो मसाइल को कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि हम कई अरसे से देख रहे हैं नेशनल असेंबली में बदतमीजी का तूफान, PTI के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और अपोजिशन जो है एक साथ यकजा होकर खड़ी हो जाती है। इस तरह तो पार्लियामेंट नहीं चलेगा, इस तरह तो आप नेशनल असेंबली में चीजों को एड्रेस नहीं कर सकते। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आप लोग कैसे बात करेंगे, कैसे अपना नैरेटिव सामने लेकर आएंगे? देखिए, ये अगर इतने मोहब्बे वतन होते ना, पहली बात तो ये कि ये इतना मोहब्बे वतन होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता जो आज पाकिस्तान किस दराय पे खड़ा हुआ है। समझ गए? ये सारे खड़े हो गए, इनको ये कल जो मीटिंग की, इतना ही होता जो इनकी करतूते हैं सबकी सबको पता है, इतना ही होता मोहब्बे वतन ये खड़े होते आज गवर्नमेंट के साथ कि जी इस पोजीशन में जो पाकिस्तान को हमने पहुंचा दिया, कम से कम आज शर्मिंदगी करके हम पाकिस्तान हुकूमत का साथ तो देते। ये इनको ना इन्होंने कल कोई महंगाई की बात की, ना आवाम की बात की, ना कह रहे हैं महंगाई की बात तो कर रहे हैं ना, बैठ गए अपने पैसे बचाने के लिए बैठ गए। इन्होंने और कोई बात नहीं की। इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अरबों रुपया खरबों रुपया खा गए ये लोग। सिंध में एक डाकू यहाँ खा गया, दूसरा चोर वहां खा गया, ये और सारे मिल गए, सब चोर एक तरफ होके मिल गए। इन्होंने ये सब बेवकूफ बनाएंगे। मुझे समझ, चोर के भी कभी पैर होते हैं? मुझे बताएं आप। लेकिन अली साहब, मेरा सवाल दोबारा आपसे यही है कि पार्लियामेंट में कैसे इनसे निपटेंगे आप? ये क्या बात करेंगे मुझे बताएं। बात नहीं करेंगे, बदतमीजी का तूफान कैसे झेलेंगे आप? ये इनको एहसास नहीं है ना। ये अगर इनको एहसास होता तो आज पाकिस्तान पत्नी कहाँ होता। ये सब इनकी वजह से भुगत रहा है पाकिस्तान की आवाम आज, जो जिन लोगों ने बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया। इनके दौर में ये बातें करते हैं कि जी इनके दौर में, दोनों के दौर में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इख्तियार बेग साहब बैठे, मैं बड़ा उसकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। शुक्रिया। मैं हकीकत में मैं बड़ा भाइयों की तरह इनको करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि मैं, लेकिन इनके दौर में आप पूछें, एक डिपार्टमेंट कोई उठा लें, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, कोई एक डिपार्टमेंट कहीं की कारकर्दगी उठा लें, अगर एक बेहतर है तो मुझे आप बता दें। चले इख्तियार भाई से पूछ लें, इख्तियार भाई एक बता दें कोई डिपार्टमेंट ऐसा कि जिसकी कारकर्दगी हो। अली साहब, अगर हम आउटसाइड द पार्लियामेंट बात करें तो रोड्स को अगर ब्लॉक करना, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाना, इकोनॉमी क्या ऐसे डिस्टर्ब नहीं होगी? तबाही, एक किस्म की तबाही नहीं है ये भी? क्या चीज जी? पार्लियामेंट के अंदर की बात तो हमने कर ली कि पार्लियामेंट के अंदर आपको किस किस्म का टफ टाइम देने का सोचा जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो होगा प्रोटेस्ट, रोड्स को ब्लॉक करना, क्या इससे इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ईद भी कहीं दूर नहीं है, ईद भी नजदीक है, कुछ नहीं होने वाला, प्लीज। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बताऊं। इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अंदर जाने वाले सारे अभी। अच्छा, ये सिर्फ ये घबराहट है, ये जो कल इन्होंने किया है घबराहट थी कि हम सब मिल जाएं,
ये सब चोर है मेरे वतन में। मुझे तो हंसी आती है कसम से, कल मैं हंस रहा था जिनकी भाई की स्पीच सुन के। ये एक एक ने स्पीच की, कहीं पाकिस्तान की आवाम के लिए कहीं दुख इन्होंने जाहिर किया, शो किया आवाम का, क्या महंगाई का शोर किया इन्होंने कि क्या इन्होंने अपनी बात की सबने। क्यों इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई सबको कि हमने एक एक करके सबने अंदर जाना है। ठीक है, ईद के बाद कुछ भी नहीं होना इंशाल्लाह। ये किस मुंह से निकलेंगे समझ के। ये एक कहता था मैं गिरमान पकड़ के पेट फाड़ दूंगा, एक कहता था मैं रोड में कर दूंगा, एक ये सारी चीजें आपके पास हैं, मीडिया के पास सब चीजें हैं। ये किस मुंह से एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये तो ये क्या, ये कुछ भी नहीं कर सकते जी। ये तो इनको चाहिए इस वक्त तो खामोश होकर बैठ जाए। आवाम का इस वक्त आवाम का मजाक ना उड़ाए। जिस परेशानी में मुल्क है उसको हमें साथ देना चाहिए लोगों के साथ, ये बजाय इसका कि ये लोग समझ से बाहर लोग हैं ये लोग। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वोट को इज्जत दो, अभी भी वही बात कर रही हैं वो, और वो कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो, इनके ऊपर तो सूट भी नहीं करता ये बोलते हुए। शर्म आनी चाहिए इन लोग ये बात करते हैं। अवाम ने वोट दिया, इन्होंने अवाम के साथ क्या किया। ये एक बिजनेसमैन, ये थे पॉलिटिशियन। क्या पॉलिटिशियन का काम ये है कि वो एक शुगर मिल से 14 कर ले, यहाँ का सिंध का, दूसरा पंजाब का, वो पूरे यूरोप में प्रॉपर्टी बना ले। ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी ऐसी बना ले कि लंदन के दिन वो जो क्या नाम था उनका, जो ब्रिटिश टोनी ब्लेयर साहब ने नवाज शरीफ को कहा था, मैंने मीडिया में सुना कि यू आर द वन ऑफ द पत्नी क्या कहा था कि आप एक सबसे ज्यादा इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले आप हैं यहाँ पे। अब सोचे कि कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। क्या पॉलिटिशियन का ये काम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क को लूट के लेके चले जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज। तहसीन साहिबा, क्या कहेंगी आप? थोड़ा सा बात करूंगी हेल्थ सेक्टर के हवाले से। सिंध का हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही बुरा हाल दिखता है। मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं करूंगी, इवन अर्बन सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दवाइयों का मसला ओवरऑल, और जो पूरा जिस किस्म के ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पर, जिस तरीके से अस्पताल ऑपरेट हो रहा है, वो तमाम तर निज़ाम बिल्कुल दरम भरम है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए अलवीना, मैं आपकी इस बात को लिंक भी करूंगी कि आप जो है आवाम को कंधा यूज़ करके जिस तरह निकल रहे हैं, आपकी सियासत तो सिंध तक वैसे महदूद हो गई है पीपल्स पार्टी की। और सिंध में क्या हाल है, भी अपने एड्स के केसेस देखे होंगे कि किस तरह वो फैल रहा है, किस स्पीड में फैल रहा है। फिर थर में अगर आप जनवरी से लेकर सिर्फ अप्रैल तक की रिपोर्ट देख लीजिए कि 50 से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा एग्जैक्टली बच्चों की जो है अमवात हो रही है। मतलब ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये अपना सूबा इनसे एक संभल नहीं रहा है। ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको मिलेगी, मतलब किन ख्वाबों में है ये। फिर आपने जिस हॉस्पिटल्स की बात की कि अर्बन सिंध में स्पेशली कराची में जिन हॉस्पिटल्स का ये बड़ा ढिंडोरा पीटते थे, जी हमने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया और ये अब एनजीओज नहीं है यहाँ पर। एग्जैक्टली, जबकि वो एनजीओज ही चला रही थी। जब आपने उसको ओन किया, अब आप फंड्स की कमी का रोना रो रहे हैं, उसको भी तो ओन करें आप कि आपकी निग्लेजेंस है, आपके लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो चला सकते हैं इन इदारों को। जब अच्छी अच्छी चीज़ होती है तो आप उसको बड़ा आगे बढ़ चढ़ के ओन करते हैं। फिर आप आवाम की जब बात करते हैं, अभी आपने कितने 11 खरब का या 11 अरब का जो गंदुम का आपके साथ अभी जो सीन हुआ है, वो भी आवाम का ही तो आपने हक मारा है। सब मुसलसल आप आवाम के साथ करते ही क्या चले आ रहे हैं। आपका जो होम ग्राउंड है लाड़काना, जहाँ से आपके मरहूमीन हमेशा से जीतते आए हैं, आपने वहाँ पे अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की या बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पे 3 करोड़ की मिट्टी डाली है। मतलब आपने तो मिट्टी तक को नहीं छोड़ा अपने मरहूमीन की। आप बात कर रहे हैं आवाम की। आप जिनके नाम पे खा रहे हैं, जिनको जिंदा रख के आप जिंदा हैं, आपकी ऑक्सीजन चल रही है और आप उनकी मिट्टी पे, कब्र की मिट्टी पे भी खा रहे हैं। मतलब इनको मैं सही कहूँगी शर्म आनी चाहिए कि जब ये आवाम की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस के लिए निकल रहे हैं। इनको कोई आवाम का दर्द नहीं है इनको। बेग साहब, वजीर रेलवे कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हम KCR को मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कराची सर्कुलर रेलवे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी, क्या उसको 15 डेज में मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, ये ज़रा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ। क्लियर करना सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को एक अलग बात है। अच्छा, और सर्कुलर रेलवे को ऑपरेशनल करना एक अलग बात है। ठीक है। सर्कुलर रेलवे को ऑपरेशन करने के लिए स्टेशन की ऑगमेंटेशन है, अपग्रेडेशन है, ट्रैक का अपग्रेडेशन है। उसमें जायका से भी बात की थी उन्होंने, जापानी कंपनी है। और दूसरी हमने बाद में इसको CPEC के मंसूबों में भी डलवाया था। वो एक लंबी बात है। इस वक्त जो पहले मरहले में हो रहा है कि वहाँ पे जो तजावुज़ात थी, जहाँ पे इनक्रोचमेंट्स थी,
वो ट्रैक बंद था, ट्रैक के ऊपर झोपड़ियाँ थी, ट्रैक के ऊपर कच्ची दुकानें बनाए हुए थे, छापड़े बनाए हुए थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके एम्बिट में, जैसे अम्ब्रेला में रेलवे को भी, रेलवे की पुलिस को भी, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मौका मिला है कि वो साफ करें। और आपने देखा कि रेलवे ने काफ़ी हद तक वो ट्रैक जो उन्होंने वादा किया था वो क्लीन करा है। इसी तरह दूसरी जगह भी सिंध गवर्नमेंट ने, जी मैं रिपीट करूंगा, सिंध गवर्नमेंट ने सिंध ट्रैक गवर्नमेंट साफ करा है। की वजीर रेलवे के साथ कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और कैसा आपको लगता है काम इसमें होगा? उन्होंने बाकायदा बतलाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने किलोमीटर्स की जिम्मेदारी रेलवे की है और इतने किलोमीटर की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट। और अगर वो नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि अपने अपने हिस्से में क्यों नहीं हुआ, लिहाजा वो पाबंद है। और मैं समझता हूँ कराची के लिए इसकी अशद ज़रूरत है कि सर्कुलर रेलवे, जितने बड़े शहर हैं हमारे साइज़ के, चाहे वो इंडिया में देख लें, किसी और मुल्क में देख लें, वहाँ सर्कुलर रेलवे जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, जो कम्यूट करती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह। और हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती है कि ट्रैक बना हुआ है, हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती है कि इसके स्टेशन हैं बने हुए, रंग मिट गया है उस पर, लफ्ज़ पढ़ने में नहीं आते बट वो हैं, तो उसको दोबारा रिवाइव कराया जा सकता है अगर वेल है तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरवेंशन है, ये जब इंशाल्लाह रिवाइव हो जाएगा तो आपको क्या लगता है हाउ मच पिवटल रोल केसीआर इज गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान इकोनॉमी? देखिए, केसीआर पूरे कराची के राउंड रिंग ट्रैक को मिलाती है और ये सस्ती और फास्ट ट्रैक जो है, इससे ज़्यादा सस्ती फास्ट ट्रैक जो है दूसरा कम्यूट लेबर वर्कर नहीं कर सकते। और बहुत लंबे टाइम ये बना हुआ है, इसको एब्डॉर्मेंट कर देता है। एम्प्लॉयमेंट का इसमें एक पूरा डोमेन खुलेगा। जब ये चलेगी तो रेलवे की भी इंजन, बोगियां, रेलवे के स्टाफ, फिर स्टेशन मास्टर, फिर जो भी पूरा एक चीज फाल आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें का है तो ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, ये सारा का सारा जो इंक्रोचमेंट्स रिमूव करना, उसका रास्ता बनाना, इसका दिया गया, ये अभी जो है इसको क्लियर करने का ट्रैक की बात हो रही है। और ये दोनों को जिम्मेदारी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि उस पर अमल भी हो रहा है। और ये इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्कुलर रेलवे जो है वो फाल हो और आवाम को सस्ती जो है, क्योंकि पेट्रोल की सब्सिडी इतनी बढ़ चुकी है तो बड़ा रिलीफ मिलेगा इससे आवाम को। देखिए ना, आप जिस तरह से कोचेस में जा रहे हैं, जिस तरह से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, अब वो भी अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये हर बड़े शहरों में, इंडिया में तो ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा है। जो रेलवे से प्रॉफिट्स आते हैं वो आपकी बैलेंस शीट्स में जान डाल देते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने चलते हुए इदारे को बंद कर दिया, वहाँ पे झोपड़ियाँ बन गई। और ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे इलाके रेलवे कॉलोनी वाला में जो NA 250 में है जी, ये जब मुहिम शुरू की थी तो लोग आके हमारे पास खड़े हो जाते थे कि सर ये तोड़ा है, इसको रुकवाएं। ठीक है। और हमें रेलवे वालों से बात करनी पड़ती थी कि मुतबादल जगह दें। अब कम से कम खुशी की बात है कि ऐसी सूरत हाल आ नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, उनके अहकाम हैं। ये सिंध गवर्नमेंट के अहकाम नहीं है, ये रेलवे के शेख रशीद साहब के डायरेक्टिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा ओमेन है इस शहर के लिए। और अल्लाह करे कि ये सर्कुलर रेलवे फाल हो और फिर सेकंड स्टेज उसका ऑगमेंटेशन का आएगा, जिसमें उसको मॉडर्न खतूत के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तहसीन, आप केसीआर के हवाले से कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं यही बात करूँगी, जिस तरह की इकोनॉमी हमारी चल रही है, हमको पता है कि क्राइसिस में हम अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग में लगे हुए हैं आजकल। लेकिन अगर आप इसको, रेलवे को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने देते हैं, अगर इसको आप, जैसे सर ने भी बात की, ट्रैक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इससे आवाम को जो है आप डायरेक्ट रिलीफ दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी जो लोग, पहले तो जो बसेस में सफ़र करने वाले लोग थे या डिफरेंट उसमें ट्रांसपोर्ट में, लेकिन जो अपने कन्वेंस पे लोग जाते थे, अपना व्हीकल यूज़ करते थे, उनके लिए भी अब अफोर्ड करना इतना आसान नहीं रहा है। तो अगर ये रेलवे का ये सिस्टम दोबारा से फाल हो जाता है तो उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ओवरऑल कराची कवर हो रहा है। तो ये डायरेक्टली अभी तक तो आपने जो है टैक्सेस से आवाम को मार दिया है ना, तो कुछ तो एक रिलीफ देते हैं एटलीस्ट। तो अगर इसमें जल्द ही कुछ अच्छी पेशरफ्त होती है तो ये आवाम के लिए, तो ये हुकूमत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ होगी। एग्जैक्टली। ठीक है सर, लास्ट कुछ कंक्लूड कर दीजिए, कुछ भी प्रोग्राम है आप
कहना चाहते हो? एक तो मेरा वही मैसेज है कि खुदा रहा आप डॉलर के पीछे मत भागें, डॉलर के पीछे भागेगा आपके। बस आप रुपये को अपना अजीज रखें, और रुपये ये डॉलर के नहीं भागने वाला, आपने जब लेना होगा उसे मिल जाएगा। इस वक्त अगर आपने चेस उसको इसी तरह से रखा तो हमारे लिए तबाही हो जाएगी कि कोई कदर नहीं है। रुपये इस वक्त रिजर्व्स हमारे कम है, रुपये की ताकत पैरों में। ठीक है तहसीन, आप भी वन लाइन कंक्लूड कर दीजिए। मैं अगेन जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि हम धरने देंगे, देखिए पहले जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो सबसे ज्यादा यही बात की गई थी कि उससे इकोनॉमी डाउन हो रही थी, सब कुछ बंद हो गया था। आप भी वही बंद करने जा रहे हैं, वो तो पहले ही इतनी डाउन है। तो फिर आप आवाम के बारे में सोचें और इसको इस शॉर्टफॉल से निकलने की कोई हिकमत अमली बनाइए सब मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी आपका, और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका भी, और हमें कॉल पे ज्वाइन किया था मोहम्मद अली अजीज़ साहब। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें अगर मैं कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें यह है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है, और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग ज़रूरी नहीं है। हमें जो है सिर्फ और हुकूमत को नहीं बल्कि अपोजिशन को भी आवाम का सोचना पड़ेगा, और प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करें, ना कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। साथ ही साथ हमने बात की KCR के हवाले से। KCR जब इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी इसकी एग्जीक्यूशन, तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में पिवटल रोल प्ले करेगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, और हुकूमत के लिए एक खुशाइन बात होगी। FPC से एक डेलीगेशन जा रही है जिसमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी जा रहे हैं, और उस डेलीगेशन को लीड करेंगे। इसमें प्रोडक्टिव बातें होंगी, जो चेयरमैन FBR हैं उनसे भी बात होगी, तजारत के हवाले से बात होगी, कॉमर्स मिनिस्टर होंगे इसमें, और ओवरऑल इसमें बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होगी। हमें उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव चीज़ हुकूमत तक पहुंचेगी और हुकूमत भी उसको एक अमलन शक्ल में आवाम के सामने लेकर आएगी। साथ ही साथ दोबारा मैं भी वही बात करूंगी जो कि बेग साहब ने बोली कि डॉलर को प्लीज़ लेना बंद कर दीजिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ दें, इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट का सोच लीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।